ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित का मॉडल पेपर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने मॉडल पेपर 1 और 2 सॉल्व करवा दिया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 468 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 468 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 468 में जो है सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 बार, 3 बार और 4 बार। फिर 2 का भाग और जाएगा, 1 बार, 1 बार और 7 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे इसमें 3 बार और फिर 3 नंबर 27। 3 का और जाएगा, 3 एकम 3, 3 दिया 9। फिर जाएगा 13 का 1 बार। अब देखिए 2 बार है तो 2 की घात 2 लगेगा, और 3 जो है 2 बार तो 3 की घात 2 लगेगा, और गुणा में आ जाएगा 13। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं। 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 13। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस के का एक शून्यक 3 है, इसका शून्यक हमें दिया हुआ है 3 है, तो k का मान क्या होगा। k का मान हमें बताना है। तो देखिए इसका शून्यक जो है 3 है, तो अपन शून्य क्या करता है, इसको 0 कर देगा। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख दीजिए। 2x² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस x का मान 3 प्लस का k, और पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि शून्य का मतलब है जो मान रखेंगे ना इसका मान 0 हो जाएगा। तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, और 21 प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का 21। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। इसमें हमें मान रख के चेक करना पड़ेगा 6 किस में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन रखेंगे 2 गुणा 1 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो पहला ऑप्शन तो इसमें नहीं बैठ रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, x का मान 2 रखना, y का मान 1 रखना है। तो 2 गुणा 2 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो रहा है। सब ऑप्शन चेक करते हैं, 2 गुणा 2 4, 4 प्लस 2 6। तो ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर है। दो सरल रेखा जो एक ही रेखा के लंबवत हो परस्पर कहलाती है। देखिए 2 सरल रेखा जो एक ही रेखा के क्या है लंबवत है। जैसे मान लीजिए वो एक रेखा ही है, और ये रेखा इसके भी लंबवत है, और ये 2 रेखा जो है ना वो इसके एक ही रेखा के क्या है लंबवत है। जैसे ये रेखा तो थी वो जो एक ही रेखा है एल, और ये मान लीजिए 2 रेखा, एक एम है एक एन है, तो एम एल के भी लंबवत है और एन भी एल के लंबवत है। तो ये आपस में कैसी होगी, समांतर होगी। तो इसका सही उत्तर है ब। अगला प्रश्न है, बिंदु -3,5 -3,5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो चतुर्थांश का आपको ध्यान रखना है, 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले चतुर्थांश में जो है दोनों प्लस प्लस होते हैं, एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का। दूसरे में होता है माइनस प्लस, और तीसरे चतुर्थांश में होता है दोनों माइनस में होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में जो है एक्स का मान प्लस में होता है, वाई का मान माइनस में होता है। तो यहाँ पे जो बिंदु है वो है माइनस प्लस। तो कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 sin 45 cos 45 का मान होगा। तो 2 का 2 गुणा sin 45 का मान होता है 1/√2, और cos 45 का मान भी 1/√2। तो 2 में √2 गुणा √2 हो जाएगा 2, और 2 में 2 का भाग लगेंगे 1 बार। तो इसका सही उत्तर है स ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए ये मान लीजिए जो है वृक्ष है और इसकी छाया है। तो वृक्ष की जो छाया है उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है। तो मान लीजिए इसकी जो ऊंचाई मान लेते हैं, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, x है। तो जो छाया है वो हो जाएगी 1/√3x, क्योंकि छाया जो है उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। तो ये मान लीजिए इसकी ऊंचाई x है, और ये छाया की लंबाई 1/√3x है, और मैं ये सूर्य का 49 कोण थीटा ज्ञात करना।
तो हम लगाएंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब है एक्स और आधार है 1/√3x। एक्स से एक्स कट जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या आया, √3। और टेन में जो √3 किसका मान होता है, टेन 60 का मान होता है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है ब ऑप्शन। एक वृत्त के बाई बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्शिकाएं हैं, तो ये तो आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए। वृत्त के बाई बिंदु से अधिकतम कितने स्पर्शिका खींच सकते हैं, 2। अगला प्रश्न है, चित्र में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त की त्रिज्या 18 है सेंटीमीटर है, तो R बराबर हो गया 18 सेंटीमीटर। और AOB कोण जो है केंद्र पे बन रहा है, ये थीटा का मान है 30 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना लघु चाप AB की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई R थीटा बटा 180। अब सारे ऑप्शन में पाई है, तो पाई का मान आपको नहीं रखना, पाई का पाई रखेंगे। R का मान 18, थीटा का मान 30 और बटे में 180। अब काटापीटी कर देते हैं, 0 से 0 गया, 18 से 18 गया, तो आंसर आ गया 3 पाई। तो इसका ब ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, मतलब कि R बराबर कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण, मतलब थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R² थीटा बटा 360 डिग्री। अब इसमें मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, R², तो R को 2 बार लिखेंगे, 18 गुणा 18, और थीटा का मान कितना, 45 डिग्री, और बट्टे में आ जाएगा 360। सॉरी 18 नहीं है, 28 है ना, मैंने मिस्टेक कर दी। त्रिज्या कितनी, 28 है। अब देखिए इसमें काटापीटी करते हैं अपन, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 और पीछे 0 लग गया। अब 7 के पाड़े से एक बार, 7 के पाड़े से ये 4 बार, और काटते हैं, देखो 4 के पाड़े से एक बार, 4 के पाड़े से ये 10 बार, 9 के पाड़े से कटा, 9 पंजे 45 है, 5 बार है। अब देखिए 5 का एक बार, 5 का इसमें 2 बार, 2 का इसमें एक बार, 2 का इसमें 28 में 14 बार, तो आंसर आएगा 22 गुणा 14। तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 6 है। तो ऊंचाई मतलब h का मान दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है उसके आधार की त्रिज्या, मतलब R का मान हमें बताना है। तो आयतन दिया हुआ है, तो आयतन का सूत्र लगा देते हैं। आयतन का सूत्र होता है 1/3, शंकु का आयतन 1/3 पाई R² h बराबर में 308। मान रख देते हैं 1/3, पाई का मान होता है 22/7, R² ऐसा कैसा, क्योंकि R का मान तो हमें निकालना है और h का मान कितना है 6 बराबर में 308। देखिए काट देते अपन, 3 का इसमें जाएगा एक बार और 6 में जाएगा 2 बार, तो R² ये रहेगा बराबर में 308, 7 नीचे ऊपर आ जाएगा और बटे में आ जाएगा इसमें 22 गुणा 2। अब और काटते हैं, देखो 2 का भाग गया इसमें एक बार और 308 में गया 154 बार, 22 से ये एक बार करता है, ये 7 बार करता है, तो कहने का मतलब R² बराबर कितना आया 49, तो R बराबर आ जाएगा 7। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7 सेंटीमीटर। यदि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक अंक चुना जाए तो उसके सम होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए कुल परिणाम तो यहाँ पे है 9, क्योंकि 1 से शुरू है 9 तक है। सम अंक कौन कौन से वो देख लेते हैं, एक तो है 2, एक 4, एक 6 और एक 8, तो सम संख्या कितनी 4 है, तो अनुकुल परिणाम 4 हो गया और कुल परिणाम कितने 9, तो इसका सही उत्तर है ब ऑप्शन 4/9। अगला प्रश्न है, 2 तार है 12 मीटर और 16 मीटर लंबे, तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई बतानी। देखो अधिकतम लंबाई का मतलब होता है अपन एच शेप ज्ञात करेंगे, इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, एच शेप, बड़े से बड़ा नंबर। तो 12 के मैं गुणनखंड करता हूँ तो 2 गुणा 2 गुणा 4, 4 3 12, और 16 के गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब इसका निकाल दीजिए एच शेप, तो एक तो इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है और 2 का एक और बन रहा है, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका सही उत्तर है 4 मीटर। द्विघात बहुपद x² माइनस 25 के शून्य क्या होंगे, तो x का स्क्वायर माइनस का 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर बराबर में 0। अब इसमें सर्च में क्या लगेगी a² माइनस b², तो एक बार प्लस में लिख लीजिए x + a 5
और एक एक्स माइनस 5 बराबर में 0। यहाँ से एक्स का मान एक तो आएगा -5 और एक आएगा +5। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन। यदि समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 17 में यदि y बराबर -1 है तो तब x का मान क्या होगा। तो 2x का 2x माइनस का माइनस y की जगह -1 रखना है बराबर में 17। 2x माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस का 1 बन जाएगा बराबर में 17। 2x बराबर प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, 17 में से 1 गया 16 और x बराबर 2 भाग में जाएगा, 16 में 2 का भाग गया 8 बार, तो x बराबर आ गया 8। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डी ई जो है बी ई के समांतर है। अगर डी बी सी के समांतर इसमें लगेगा थेल्स पर में, और थेल्स ने बताया था कि ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी, थेल्स पर में से। अब ए डी का मान है हमारे पास में 4, डी बी का मान है 6, ए ई का मान है 5 और ई सी हमें याद करना एक्स मान लेते हैं। तो वज्र गुणा करेंगे तो 4x बराबर आ जाएगा अपने 6 गुणा 5। x बराबर 6 गुणा 5 बटे में 4 काट देते हैं। 2 का भाग इसमें 4 में 2 गया, इसमें गया 3 बार, तो 3 × 5 15, 15 में 2 का भाग जाएगा 7.5 बार। तो इसका सही उत्तर है सो ऑप्शन। एक मीनार का उसके तल से, तो ये मान लीजिए मीनार है, ये मीनार है हमारे पास में जिसका नाम दे देते हैं ए बी, और इसका तल है बी, और बी से जो है 100 मीटर की दूरी पर 19 कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पे बिंदु सी मान लेते हैं और ये 19 कोण कितना है 30 डिग्री है। हमें ज्ञात करना मीनार की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं एच। इसमें लगाएंगे tan थीटा, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब है एच और आधार है 100। tan 30 का मान 1/√3 होता है बराबर में h बटा 100। वज्र गुणा करेंगे तो √3h बराबर में 100, तो h बराबर आ जाएगा 100 बटे में √3। तो इसका सही उत्तर है 100 ऑप्शन। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो जबकि एक व्यक्ति की परछाई उसकी व्यक्ति की ऊंचाई से √3 गुना है। तो मान लीजिए व्यक्ति की ऊंचाई है x, ठीक है, और छाया कितनी हो जाएगी √3x, और हमें ये कोण ज्ञात करना है थीटा। तो इसमें भी tan थीटा लगेंगे। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब है x और उनसे आधार है √3x, x से x कट जाएगा, कितना आएगा 1/√3, और tan में 1/√3 किसका मान होता है tan 30 का मान होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन। MCQ में ज़्यादा समय नहीं लगाना आपको, जितना कम से कम लिखो उतना टाइम बचेगा आपका। अगला प्रश्न आता है खाली जगह का, जो 1 से लेकर 6 सवाल इसमें पूछे जाते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बार बराबर। तो वर्गीकृत आंकड़ों के सूत्र जो है आप कोई भी लिख सकते हो, इसमें 2 सूत्र ज़्यादातर है ये, एक तो है कल्पित माध्य विधि और एक पग विचलन विधि। तो कोई भी लिख सकते हो आप दोनों में से। तो a + सिग्मा FI/DI बटे में सिग्मा FI। यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, अर्थात P जो है AB को 1:1 में विभाजित करता है, तो P की देखो P मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सीधे निर्देशांक लिख लो आप। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होते हैं वो होता है अपने x1 + x2 बटे में 2 और y1 + y2 बटे में 2। अगली खाली जगह cos² 45 का मान होगा। तो cos 45 का मान होता है 1/√2 और इसका क्या करना है स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 ही होता है, √2 का वर्ग होता है 2, तो खाली जगह में लिखना 1/2। अगला सवाल है 12 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³ बराबर में आपको आयतन दिया हुआ 12 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ देखो पाई से पाई तो कट गया, 4 का इसमें 1 बार और 12 में 3 बार, 4 3 कितना हो गया 12। तो और 3 को उधर भेज देंगे तो r³ बराबर 3 × 3 9, तो r बराबर आ जाएगा 9 की घात 1/3। तो ये गोले की जो त्रिज्या है वो 9 की घात 1/3 आएगी, क्योंकि ये किसी का घन है नहीं, इसलिए इसका आंसर ऐसे ही आएगा। तो जिस प्रकार से प्रश्न दिया गया उसका उत्तर यही होगा। पाई से पाई कट गया, 4 का भाग इसमें 1 बार, उसमें 3 बार, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है 2 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बताना। तो 2 के प्रथम 5 गुणज मतलब 2 का पार्ट है, 2 4 6 8 और 10।
तो ये प्रथम 5 गुणज हो गए, तो इनका योग बताना है। 10 और ये 10 और 10 20, 20 और 10 30, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 30। एकदम आसान प्रश्न है। अगला जो है प्रश्न संख्या 3, जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 12 प्रश्न है इसमें। तो पहला प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संग चाप की लंबाई लिखिए। तो आपको चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है बस। चाप की लंबाई की दो फॉर्मूले कोई भी लिख सकते हो आप। एक तो 2πr थीटा अपॉन 360 या πr थीटा बटा 180, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग जो है 1 होता है। जो भी प्रारंभिक घटना होती है उन सब का योग कितना होता है, प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता होती है उन सब का योग कितना होता है, 1 होता है। और प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं, जिसका अनुकूल परिणाम सिर्फ 1 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बेलन जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, मतलब h बराबर कितना है 3 है, और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh। ये सॉल्व करना है तो पूरा मैं आपको मेथड से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसमें बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई को किससे लिखते हैं, h से। तो h बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर हमें दिया हुआ बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमें दिया हुआ 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्रपृष्ठ दिया हुआ तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2πrh बराबर में 66, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान हमारे पास है नहीं क्योंकि आर हमें ज्ञात करना है, और गुणा h का मान कितना 3 बराबर में 66। तो आर बराबर 66 गुणा 7 नीचे ऊपर चला जाएगा, बाकी वाली संख्या नीचे आ जाएगी। 2 गुणा 22 गुणा 3। अब काटा पीटी करनी है। देखो 22 गुणा 3 होता है 66, और 66 कट गया। आर बराबर आ गया 7/2। आर बराबर 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। तो अतः बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। एक ठोस गोले का व्यास दिया हुआ है। गोले का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी पड़ेगी पहले इसकी त्रिज्या को दर्शाते आर से, और व्यास दिया हुआ तो व्यास बटा 2, ये इसका सूत्र होता है। और 6 में अपन 2 का भाग लगेगा, कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम निकालते गोले का आयतन। गोले का आयतन लिखिए पाई के पदों में। गोले का आयतन मतलब पाई का मान 22/7 नहीं रखना, पाई को पाई रखना मतलब। तो सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3 पाई का पाई गुणा आर की घात 3, आर को 3 बार लिखेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 1 पाई 1 3 से तो 1 3 कट गया, पीछे जो बचा उसको लिख लेते हैं। 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 4 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में क्यूब लगता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न बंटन का प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ चर का मान, चर को लिखते हैं xi से। और अगला जो पॉइंट है वो है बारंबारता। बारंबारता को किससे लिखते हैं, fi से। अगला कॉलम आएगा अपने fi xi। तो मान लिख लेते हैं सबसे पहले। xi के मान दिए हुए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। और बारंबारता दी हुई 1 2 3 2 और 1। तो अगले कॉलम में अपना आएगा fi xi। प्रत्यक्ष विधि से बोला ना, तो fi xi निकालना अपन को। तो इनका आपस में गुणा कर दे। 2 का 1 से गुणा 2, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, 6 का 3 से करेंगे 18, और 8 का 2 से करेंगे 16, 10 का 1 से करेंगे तो 10। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से माध्य x बार बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi।
तो अब हमें दो चीज़ें निकालनी है। सिग्मा का मतलब होता है योग, तो इन सबको जोड़ेंगे बारम्बार तो सिग्मा एफ आई आएगा। जोड़ देते 2 और 1 3 3 3 6 6 6 3 9 9 आ गया। इन सबको जोड़ देते, देखो 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 और 10 हो गए 30, 18 2 20 और 20 और 10 30 और 16 और 8 24, तो ये हो गया 54। सिग्मा एफ आई एक्स आई 54 हो गया। अब इसमें मान रख देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 54, सिग्मा एफ आई का मान है 9, और 54 में 9 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 6। अगला प्रश्न लेते हैं। यदि आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य 70 और 100 है तो माध्य का ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ है बहुलक, बहुलक बराबर है 70 और समांतर माध्य या माध्य वो दिया हुआ है 100। अब हमें ज्ञात करनी है माध्य का, तो तीनों में आपको जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है। रिलेशन होता है 3 गुणा माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, 2 गुणा माध्य। अब इसमें मान रख दीजिए, बहुलक का मान 70 प्लस 2 गुणा माध्य कितना है 100, तो 100 का 2 से गुणा करेंगे 200, 200 में 70 जोड़ेंगे 270, और 3 जो गुणा में है वो आ जाएगा भाग में, तो माध्य का बराबर 270 बटे में 3, तो 3 का भाग लगेंगे तो आएगा 90, इसका उत्तर फाइनल। यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न का हल करने की प्रायिकता 2/3 है तो छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो ये दिया हुआ है प्रश्न हल करने की प्रायिकता उसको अपन पी मान लेते हैं। प्रश्न हल करने की प्रायिकता इसको मान लेते हैं अपन पी ई, तो ये कितनी है 2/3। अब हमें ज्ञात करना प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता, प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता। उसको मान लेते हैं पी ई बार। पी बार का फॉर्मूला था 1 माइनस पी ई, तो 1 माइनस 2/3, 3 का 3, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, 1/3 इसका फाइनल उत्तर है। अगला सवाल है, यदि घनाभ की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई जो है 8 मीटर है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है वो उसको लिख लेते हैं, घनाभ की लंबाई, लंबाई को किससे लिखते हैं एल से, तो एल बराबर है 12 मीटर, और चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई को लिखते हैं बी से, वो है 9 मीटर, और ऊंचाई को लिखते हैं एच से, ऊंचाई एच बराबर कितनी है 8 मीटर। अब हमें ज्ञात करना घनाभ का विकर्ण, तो फार्मूला लगाएंगे घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का फार्मूला होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट एल स्क्वायर, एल का मान है 12, 12 का स्क्वायर, प्लस बी है 9, 9 का स्क्वायर, प्लस एच, एच का मान है 8, 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन तीनों को जोड़ देते, देखो 144 प्लस 81 प्लस का 64, तो 6 4 नहीं 5 नहीं 4 9, 8 6 14, 14 4 18, और एक 18 का हासिल 1 और 2 हो गया, तो हो गया 289, और 289 का वर्गमूल निकलता है 17, तो 17 का ये वर्ग है, तो आंसर आ गया 17 मीटर। अगला प्रश्न है, एक थैले में 1 से लेकर 10 अंक तक के टिकट है, तो यहाँ पे कुल परिणाम है हमारे पास में 10, कुल परिणाम कितने हैं 10 है, और थैले से एक यादृच्छिक एक टिकट निकाला जाता है, निकाले गए टिकट पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अनुकूल परिणाम पूरा भी लिख सकते हो आप, विषम संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम देखो विषम संख्या बोला, विषम संख्या देखो 10 तक कौन कौन सी, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो कुल कितनी विषम संख्या है 5 है। फिर आपको लिखना है प्रायिकता, प्रायिकता किसकी विषम अंक की, विषम अंक।
फिर प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। मैंने नहीं लिखा है, आपको लिखना है। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम में 5 और कुल परिणाम में 10। 5 के पार्ट से काटेंगे 1 बार और ये कटेगा 2 बार। अगला प्रश्न है, 2 गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात है 3:2, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इनके गोलों की त्रिज्या मान लेते हैं। माना 2 गोलों की त्रिज्याएं, माना 2 गोलों की त्रिज्या R1 व R2 है। तब अब इनका अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात को अपन बट्टे में भी लिख सकते हैं। तो R1 बटा R2 जो है वो कितना है, 3/2। अब हमें पूछा इनके आयतनों का अनुपात, तो यहाँ लिखेंगे आयतनों का अनुपात। तो 2 गोले हैं, तो पहले गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब। क्योंकि पहले गोले की त्रिज्या R1 है। दूसरे का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई R2 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 तो पाई कट जाएगा, तो R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब। इसको हम R1 बटा R2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। R1 बटा R2 कितना, 3/2 है, और उसका क्या करना है, क्यूब करना है। 3 का क्यूब करेंगे 27 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो फाइनली आंसर 27:8। अगला प्रश्न है 0, 1, 3, 5, 7, 10 का परास ज्ञात कीजिए। परास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इसमें अधिकतम मान है 10 और न्यूनतम मान है 0। 10 में से 0 का आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये था अपना पार्ट ए। अब हम लेते हैं पार्ट बी, खंड बी को लेते हैं, जिसमें 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि 1261 व 1067 का HCF 97 है तो इनका LCM क्या होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका HCF इंटू LCM। तो यहाँ लिखना है आपको 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस प्रश्न में 2 संख्या है 1261 और गुणनफल का मतलब गुणा का निशान 1067 बराबर में LCM तो हमें ज्ञात करना है, और गुणा HCF कितना, 97। 97 गुणा में आ जाएगा भाग में। तो LCM बराबर 1261 गुणा 1067 और 97 आ गया भाग में। अब 97 के पहाड़े से काट देते हैं, तो 1067 में हम किसका भाग देते हैं, 97 का। पहले भाग जाएगा 1 बार, और 16 में 7 के 9, फिर आया 7 नीचे, तो इसमें 11 बार भाग जाएगा। तो 11 का 97 में इसमें 1 बार और इसमें 11 बार। तो फाइनली LCM बराबर आएगा 1261 का किससे गुणा करना है, 11 से। तो इसका गुणा कर देते हैं 1261 का 11 से। 11 एकम 11 हासिल का 1, 11 का पार्ट 6 बार बोलेंगे 66, 66 और 1 67 हासिल का 6, 11 दूनी 22, 22 और 6 28 हासिल का 2, 11 एकम 11, 11 2 23। तो फाइनली इधर आ गया 23,871। ये इसका LCM है। 2 नंबर का प्रश्न है, एकदम आसान है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जब बहुपद के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो जब भी शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो उसको अपन मान लेते हैं। तो माना शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो एक तो अल्फा मानेंगे और दूसरे को 1/अल्फा मानेंगे है। तब एक बीटा दूसरा 1/बीटा होगा। और शून्यक जब एक दूसरे के व्युत्क्रम मानते हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है C/A। गुणनफल करना, गुणा कर लेते हैं, अल्फा गुणा 1/अल्फा बराबर में C/A। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 1 = C/A। तो वज्र गुणा करेंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा, C, जो कि अभिष्ट
प्रतिबंध है। जो हमें प्रतिबंध पूछा ना वो हमारा ये प्रतिबंध है। शर्त है ये कि ए बराबर क्या होना चाहिए सी, तभी जो है शून्य एक दूसरे के क्या होंगे व्युत्क्रम होंगे। अगला प्रश्न है विलोपन विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। तो पहले मान लेते हैं ये समीकरण 1 नंबर है और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 है। विलोपन विधि में अपन क्या करते हैं, एक्स या वाई के गुणांक समान करते हैं। तो समीकरण 1 को अपन क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं। इस प्रश्न में गलती है शायद, क्योंकि दोनों के इसमें एक्स और वाई तो हट ही रहे हैं। फिर भी देख लेते हैं विलोपन विधि से। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4x + 6y बराबर में 8 दूनी 16। और दूसरा समीकरण जो है वो लिख लेते हैं 4x + 6y बराबर में 7। अब देखिए इसको अपन घटाएंगे तो वेरिएबल जो है चार दोनों ही हट रहे हैं, तो ये प्रश्न गलत है। आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो पहले 3 अंकों वाली संख्या लिख लेते हैं जिसमें 7 का भाग जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है और वो बनाएगी एपी। देखिए सबसे पहले जो है 3 अंकों की संख्या शुरुआत कहाँ से होती है, 100 से होती है। अब 100 में भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा, सीधा भाग जो है 105 में ही जाएगा। 7 का किसमें भाग जाएगा 105 में। 105 के बाद जाएगा 112 में, 112 के बाद में जाएगा 119 में। साथ साथ जोड़ते रहिए। इसी प्रकार 3 अंकों की संख्या जो ख़त्म होती है वो होती है 999 पे। इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो देखिए चेक कर देते हैं। 7 एकम 7, पीछे बचा 2, 7 3 21, पीछे बचा 8 और 1 मिनट 7 चौक 28 है ना, 4 बार जाएगा। 2 9 7 चौक 28, पीछे बचा 1 और फिर 9 और 7 दूनी 14, पीछे बचा 5। तो इसमें भाग जो जाएगा वो 994 में जाएगा, वो भी चेक कर देते हैं। 7 एकम 7, पीछे बचा 9, 728, 7 एकम 4, 7 दूनी 14। तो लास्ट जो संख्या है वो है 994। अब ये 105 से लेकर 999 तक संख्या कितनी वही हमें बताना है। तो मान लीजिए ये n संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद को लिखते हैं a से। तो a बराबर कितना है 105। फिर हम लिखेंगे सार अंतर मतलब d, और जो कैसे निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। 112 में से 105 गया, कितना आया 7। अब माना पदों की संख्या कितनी मान लेते हैं n। तो इसका मतलब ये nवा पद है। कौन सा पद होगा, nवा पद होगा। लास्ट वाला पद जो है nवें पद को किससे लिखते हैं an से। तो an बराबर है 994। an का सूत्र लगाएंगे a + n-1 गुणा d बराबर में 994। a का मान रखेंगे 105 + n-1, d का मान है 7 बराबर में 994। n-1 गुणा 7 994, 105 इधर जाके हो जाएगा माइनस का। n-1 गुणा 7 घटा देते हैं, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा 8 और 9 में से गया 8, ये 7 जाएगा भाग में। तो n-1 बराबर 8 8 9 में किसका भाग देंगे 7 का। n-1 बराबर तो 8 8 9 में किसका भाग देना 7 का। 7 एकम 7, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, पीछे बचा 4, 7 7 49, 127। अब माइनस का 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का। 127 में 1 जोड़ेंगे तो 128। तो अतः 3 अंकों वाली संख्या है 128 संख्या 7 से विभाज्य है। अतः 3 अंकों वाली
3 अंकों वाली 128 संख्याएं, 128 संख्याएं 3 नहीं सॉरी 7 से विभाज्य, मैंने 3 से बोल दिया गलती से, 7 से विभाज्य है। इस प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर, मतलब ये DE जो BC के क्या है, समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है। यहाँ पे 2 नंबर में नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है। ये थेल्स प्रमेय का कथन है, तो मैं आपको पहले किया हुआ है उसको समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ लिखना है त्रिभुज ABC में BC के समांतर भुजा DE खींची गई है जो AB व AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें सिद्ध करना AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसके लिए रचना याद रखनी है आपको। DM लंब खींचा AC के ऊपर और EL लंब खींचा है AB के ऊपर, और D को C से मिलाया और B को E से मिलाया। उसके बाद में सबसे पहले अपन त्रिभुज लेंगे ADE, ऊपर वाला ADE, ये त्रिभुज लेंगे और इसमें त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार लिया है AD और इस पे ऊंचाई जो है हमेशा लंबवत होती है, तो ऊंचाई है EN। इसी प्रकार त्रिभुज BDE लेंगे, BDE, तो इसमें आधार हमने लिया 1/2 आधार DB है, ऊंचाई वही रहेगी EN। फिर समीकरण 1 में 2 का भाग दिया है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, AD बटा DB। जिस प्रकार से ये हमने किया इसी प्रकार से उधर की साइड में भी हमें ये लेना है। ADE वापस लेंगे, इस बार आधार AE लेंगे और ऊंचाई DM लेंगे, और दूसरा लेंगे त्रिभुज CDE, ये वाला त्रिभुज। इसमें भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाएंगे, 1/2 आधार है EC और ऊंचाई है DM, और DM से DM जो है कट जाएगा, तो आंसर आएगा AE बटा EC। अब इसमें एक ध्यान रखना आपको प्रमेय होता है कि 2 त्रिभुज जो है एक ही आधार DE, आधार वहाँ से DE, और 2 समांतर रेखाएं DE और BC के मध्य स्थित है, तो BDE का और CDE का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। फिर इन दोनों का हम कर देंगे व्युत्क्रम, एक लेके व्युत्क्रम कर देंगे, और फिर दोनों पक्षों में एरिया ADE का गुणा कर देंगे, और गुणा करने पे हमारे पास में ये दोनों जो समीकरण 3 व 4 से मान रख देंगे, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो ये थेल्स प्रमेय का सवाल था जो 2 नंबर में कभी नहीं आ सकता। तो अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड X अक्ष को किस अनुपात में बांटता है। तो अपन मान लेते हैं कि ये मिलाने वाले रेखाखंड जो है X अक्ष को M1 अनुपात M2 में बांटता है। तो ये 2 बिंदु मान लेते हैं, A है और ये 2,-3 है, और ये B बिंदु है 5,6। अब X अक्ष को काट रहा था, X अक्ष पे किसी बिंदु को मान लेते हैं P, जिसके निर्देशांक X, 0, और अनुपात किस अनुपात में बांट रहा है, तो मान लेते हैं M1 अनुपात M2 में बांटता है। तो लिखेंगे माना बिंदु P X, 0 रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में बांटता है। तब अब हम लगाएंगे इसमें विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र में देखिए, ये जो पहला बिंदु है ये हमारा है X1, Y1, बीच वाला जो बिंदु है ये है X, Y, अगला बिंदु है X2, Y2। अब सूत्र कौन सा लगाना है, जो हमारे पास में मान है, हमारे पास में Y का मान 0, X का मान नहीं है, तो Y बराबर फार्मूला लगाएंगे, तो M1 Y2 प्लस M2 Y1 बट्टे में M1 प्लस M2। Y का मान हमारे पास 0 है, M1 हमें ज्ञात करना है, Y2 का मान है 6, M2 का मान है M2 और Y1 का मान -3 है, और बटे में आ जाएगा M1 प्लस M2। अब M1 प्लस M2 का 0 से वज्र गुणा होगा तो 0 आएगा, 6 का M1 से गुणा करेंगे 6 M1 आएगा, प्लस का माइनस से गुणा माइनस, 3 का M2 से गुणा करेंगे तो 3 M2, माइनस का 3 M2, माइनस का 3 M2 इसको उधर भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा 3 M2 बराबर में 6 M1। अब देखिए 3 के नीचे तो आएगा 6 और M1 के नीचे जाएगा M2, और ये 3 और 6 जो है 3 के पार से कट रहे, तो M1 अनुपात M2
3 का भाग 1 बार, इसमें 2 बार। तो अतः है m1 अनुपात m2 बराबर आ गया 1:2। ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो tan a प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। इसको चित्र की सहायता से भी कर सकते हो और सरसमेका की सहायता से भी कर सकते हो। मैं सरसमेका की सहायता से करके बता रहा हूँ। देखिए, हमने पढ़ा है cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें मान रख देते हैं। 1 माइनस साइन ए का मान है 3/5, इसका स्क्वायर। 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब लसब लेंगे तो 25 का 1 से गुना करेंगे 25, 25 पैसे हो गए 16, 16/25। और ये किसका मान आया? कॉस स्क्वायर ए का। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वर्गमूल लगेगा, तो कॉस ए बराबर 16/25। कॉस ए बराबर 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। तो कॉस ए का मान कितना आ गया? 4/5। अब हमें दो चीज़ें निकालनी। पहले कॉस ए तो आ गए, tan ए निकाल देते पहले। tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मान रख देते हैं। दोनों मान हमारे पास में है। साइन ए का मान 3/5 है और कॉस ए का मान 4/5 है। 5 से 5 कट जाएगा, तो tan ए बराबर कितना आ गया? 3/4। अब हमें फाइनली इसका मान निकालना है, tan ए प्लस कॉस ए का। tan ए प्लस कॉस ए मान रख देते हैं। tan ए का मान 3/4 है प्लस कॉस ए का मान 4/5 है। लसब लेंगे तो 520 आ जाएगा। 5 3 तो 3 15, 4 गुना 4 16, तो 16 15 हो जाएगा 31/20। अगला प्रश्न है 11वां। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। मतलब लंबाई 1 है तो छाया जो है वो √3 है। तो ये ऊर्ध्वाधर छड़ है, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो माना छड़ की लंबाई तो 1 है, तो अपना हो जाएगा x। और छाया की लंबाई और √3 है तो √3x हो जाएगा। तो ये ए बी एक्स है और ये √3x है। अब हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। अब हमें सूर्य का उमताज कोण ज्ञात करना, तो ये सी ज्ञात करना है, थीटा। तो सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब है x और आधार है √3x। तो tan थीटा बराबर x से x कट जाएगा, ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा √3। tan थीटा का tan थीटा और 1/√3 होती है tan 30 का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। ये इसका फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न है। यदि एक बिंदु ए से वर्त ओ केंद्र वाले वर्त पर ए बी व ए सी दो स्पर्शिकाएँ इस प्रकार खींची गई है। तो ये मान लीजिए एक वृत्त है और इसके ऊपर हमें क्या करनी है? दो स्पर्शिका खींचनी है। तो एक स्पर्शिका ये मान लीजिए, इसको सही कर देते हैं। ये स्पर्शिका होगी और दूसरी और बना देते हैं। तो ये दो स्पर्शिका हमने बना दिए। कहाँ से बनाई है? ए बिंदु से बनाई। एक का नाम है ए बी और एक का नाम है ए सी। अब बी ओ सी जो कोण है वो 140 डिग्री। बी ओ सी का मतलब ये केंद्र पे बनेगा। यहाँ पे है ओ। ये कोण हमें दिया हुआ है 140 डिग्री। अब हमें पूछा बी ए सी, ये वाला कोण हमें पूछा गया है, तो इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें एक प्रमेय आएगा कि हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है स्पर्शिका पे लंब होती है। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो
तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या कौन कौन सी, एक तो है ओ बी, और ओ बी लंब किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है, और दूसरी त्रिज्या ओ सी है, और वो लंब किसके ऊपर है, ए सी के ऊपर है। और लंब है इसका मतलब कोण 90 डिग्री का बनेंगे, तो कोण ओ बी ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और कोण ओ सी ए ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बी ओ सी ए या फिर ए बी ओ सी एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का होता है 300 योग, 360 योग होता है चारों कोणों का योग। तो चतुर्भुज लेते हैं ए बी ओ सी में, इसमें चारों कोण अपन जोड़ देते हैं। सबसे पहले कोण लेते हैं बी ओ सी, प्लस फिर लेते हैं ओ बी ए, प्लस ओ बी ओ सी ए, और एक हमें जो लास्ट में निकालना बी ए सी, और सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। बी ओ सी का मान हमारे पास में 140 डिग्री है, ओ बी ए अभी हम 90 लेके आ गए, और ओ सी ए भी कितना है, 90 डिग्री, प्लस कोण बी ए सी बराबर में 360 डिग्री। अब इनको जोड़ेंगे, 90 90 कितना हो गया, 180, और 180 में जोड़ेंगे 140, तो 0 8 4 12, 1 1 2 1 3, 320 हो गया। तो बी ए सी बराबर 360, और 320 प्लस का उधर जगह हो जाएगा माइनस का, 320। तो कोण बी ए सी बराबर हो गया 40 डिग्री। ये इसका फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वो हमारे पास में है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हो तो उसका सूत्र लगा देते हैं। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 बराबर में 77 लिखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर पता ही नहीं, आर तो ज्ञात करना है, थीटा का मान 45 बटे में 360 बराबर में 77। अब काटते देखो, 9 का भाग 45 में 5 बार, 9 का भाग इसमें 40 बार, फिर और काटेंगे 5 का इसमें 1 बार और इसमें 4 बार। तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर गुणा 1/4 बराबर में 77। तो आर स्क्वायर बराबर में 77 गुणा 7 गुणा 4 और बटे में आ जाएगा 22। अब इसको और काटते हैं, 11 के पार्ट से 11 का 77 में 7 बार, 11 का 22 में गया 2 बार, 2 का इसमें 1 बार और इसमें 2 बार। सॉरी, यह मैंने मिस्टेक कर दी है, वापस कर लेते। देखो यहाँ मुझे 5 के पार्ट से काटा, मैंने 8 लिखना था, मैंने लिख दिया 4। चलो एक बार वापस देख लेते हैं। देखो पाई का मान जो है वो है 22/7 और आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर थीटा का मान है 45 डिग्री बटे में 360 बराबर में 77। अब काटते देखो, 9 का भाग है इसमें 45 में 5 बार, 9 का भाग है इसमें 40 बार, 5 के पार्ट से काटेंगे 1 बार और ये कटेगा 8 बार। और काट देते हैं, देखो 8 में 2 का भाग ये 4 बार और ये 22 में गया 11 बार। अब संख्या जो बची उसको लिख लेते हैं, 11/7 गुणा आर स्क्वायर गुणा 1/4 बराबर में 77। आर स्क्वायर बराबर में 77 गुणा में 7 गुणा में 4 और 11 गुणा में वो आ जाएगा भाग में। अब काटापीटी करते हैं, 11 एकम 11, 11 का इसमें गए 7 बार, तो आर बराबर वर्गमूल का निशान 7 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2। अब जिसका जोड़ा बनता है उसको बार ले लो, तो 7 बार आ जाएगा, 2 भी बार आ जाएगा। आर बराबर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो अतः वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट अपन लेते हैं खंड स, जिसमें 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर हमें ज्ञात करना है, मतलब डी का मान ज्ञात करना है। और ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है।
तो सबसे पहले माना प्रथम पद तथा सार्व अंतर क्रमशः ए व डी है। तब प्रथम पद ए मान लिया और सार्व अंतर मान लिया डी। अब प्रश्न लिखा हुआ 17वां पद, प्रश्नानुसार तो 17वां पद है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो बराबर 10वां पद, 7 अधिक है तो 7 जोड़ देंगे। अब हम इसको हल करेंगे और डी का मान निकालेंगे। 17वें पद को हम लिखते हैं ए 17 से, बराबर में 10वें पद को लिखेंगे ए 10 से प्लस का 7। अब ए 17 को हम लिखेंगे ए प्लस 16 डी, ए 10 को लिखेंगे हम ए प्लस 9 डी और प्लस का 7। दोनों तरफ ए से ए तो कट गया तो 16 डी बराबर में 9 डी प्लस का 7। अब डी वाले एक तरफ कर लेते हैं, 16 डी 9 डी प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में 7 बचेगा। बस 16 डी में से 9 डी गए 7 डी बराबर में 7, डी बराबर आ जाएगा 1, 7/7। अतः सार्व अंतर डी बराबर कितना आ गया 1। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे लेते हैं अगला प्रश्न इसी का। एपी दी हुई 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लेते हैं, माना n-वा पद, कौन सा पद पूछा था अपन, मान लेते हैं माना n-वा पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, अब ये जो एपी दी हुई इसका प्रथम पद लिखते हैं अपन। प्रथम पद ए बराबर है 3, फिर हम निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर को लिखते हैं डी से, और डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो 15 में से 3 गए, कितना आ गया 12। अब यहाँ पे हमने माना n-वा पद, तो ए एन जो है बराबर 54वें पद से, 54वें पद को लिखेंगे ए 54 और उससे कितना अधिक है 132। n-वें पद का ए एन का सूत्र लगाएंगे ए प्लस n-1 इंटू डी, और ए 54 को लिखेंगे ए प्लस 53 डी और प्लस का 132। दोनों तरफ ए से ए तो काट ही देते हैं, वैसे मान रख के भी काट सकते हो, नहीं तो सीधा ही काट सकते हो। तो n-1 गुणा डी का मान आया था 12, बराबर ए से ए तो कट गया 53 डी और डी का मान कितना है 12 और प्लस का 132। n-1 गुणा 12, या उधर से भी 12 कॉमन ले लेते हैं ना, तो 53 इंटू 12 में 12 मैंने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 53 प्लस, और 132 में से 12 लेंगे तो पीछे बचेगा 11। अब 12 से 12 काट देते हैं, तो n-1 बराबर 53 प्लस 11 जोड़ देते हैं, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, और माइनस का 1 उधर चला जाएगा, 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा 65। तो हमने माना था कौन सा पद जो है, तो 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 65वां जो पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 14 हमारा पूरा होता है, जो कि 3 नंबर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। बिंदुओं 1, -2 और 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 2, 1 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं, ठीक है, ये जो बिंदु दिए उसको एक को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं। ए के निर्देशांक हमारे पास में 1, -2 और बी के निर्देशांक है 4, 7। अब इसको एक बिंदु विभाजित कर रहा है, उसको मैं मान लेता हूँ पी, जिसके निर्देशांक है 2, 1। अब ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ m1/m2 में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, माना बिंदु P 2, 1 रेखाखंड
ए बी को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, तब तो मैंने मान लिया किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, M1 और M2 में। देखिए जब भी अनुपात का फॉर्मूला लगेंगे पहला बिंदु होगा x1 y1, ठीक है, और ये जो विभाजित कर रहा है ये होता है x, y, और दूसरा बिंदु जो है ये हो जाएगा x2 और y2। अब हमें लगाना है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र में देखो x का मान हमारे पास 2 है, y का मान 1 है, तो हम x या y में से किसी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो या तो x का फॉर्मूला लगाते हैं या y का, तो मैं x का लगा देता हूँ। x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1, और इसके नीचे आएगा बटे में m1 प्लस m2। अब सबके हमारे पास मान है, इसमें मान रख देते हैं। x का मान हमारे पास में है 2, m1 तो हमें ज्ञात करना है, x2 का मान है 4 प्लस m2 ज्ञात करना है, और y1 का मान जो है वो है -2, और बट्टे में है m1 प्लस m2। 2 का वज्र गुणा हो जाएगा तो आएगा 2m1 प्लस 2m2, बराबर में 4 का m1 से गुणा करेंगे तो 4m1 प्लस माइनस 2m2। अब m1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, m2 वाले एक तरफ कर देते हैं, तो 2m2 माइनस का 2m2 इधर आके प्लस का हो जाएगा 2m2, बराबर में है 4m1, और प्लस का 2m1 इधर आके हो जाएगा माइनस का 2m1। 2m2 और 2m2 जोड़ेंगे तो 4m2 हो जाएगा, 4m1 में से 2m1 घटेंगे तो 2m1 आएगा। अब देखो 4 के नीचे तो आ गया 2, और m1 के नीचे चला गया m2, m1 बटे में m2। अभी 4 और 2 के पार से कटेंगे तो 2/1, m1 अनुपात m2 जो है वो आ गया 2/1। ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर है। एक तो एकदम आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न लेते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो मान लीजिए 2 बिंदु दिए गए हैं ए एंड बी। ये बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, 6,5। दूसरा बिंदु है -4,5। अब एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना, तो मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर बिंदु पी जिसके निर्देशांक होते हैं x,0। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु मानना तो x,0 मानेंगे। माना एक्स अक्ष पर बिंदु P x,0 है जो बिंदुओं A व B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर है। तब तो ये बिंदु अपन मान लेते हैं, ये बिंदु क्या था, जो बिंदु है ये है P जो है x,0। अब P की A से दूरी और P की जो है B से दूरी क्या है, बराबर है। तो इसमें दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी AP बराबर है दूरी PB। तो यहाँ हम लिखेंगे दूरी AP बराबर दूरी PB। दूरी का सूत्र होता है रूट, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने दूरी का फॉर्मूला लिख दिया है इसमें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले दूरी ए पी ले रहे हैं तो रूट लगेगा, और इसमें मैं ए पी के लिए देखो इसको x2 ले रहा हूँ, इसको y2 ले रहा हूँ p को, और x1 y1 ले रहा हूँ a को। तो दूरी का सूत्र लगेगा x2 माइनस x1, तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस 5 का स्क्वायर। ये हमने ए पी ज्ञात की। अब हम इधर ज्ञात करते हैं पी बी। तो p जो है वो x2 y2 है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, b को x1 y1।
सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 तो x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर। अब वर्गमूल का निशान हटाना है, दोनों पक्षों के क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 में से 5 गए 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर x प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 25, दोनों तरफ 25 से 25 तो कट गए, तो x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर में x प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर खोल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 36 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी गया तो माइनस का 12x प्लस का 36 बराबर में 8x प्लस का 16, माइनस का 12x प्लस का 8x इधर आगे हो जाएगा माइनस का 8x बराबर में 16, 36 प्लस का इधर आगे हो गया माइनस का। अब माइनस का 12x और माइनस का 8x हो जाएगा माइनस का 20x, और 16 में से 36 गए माइनस का 20, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 से 20 भी कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 1। तो हमें ज्ञात करना था x अक्ष पर वो बिंदु, तो वो बिंदु है 1,0। तो लास्ट में लिखेंगे अतः x अक्ष पर वह बिंदु वो मान लिया था हमने, p माना था x,0, तो x का मान 1 है, y का मान 0 है। तो ये इस प्रश्न का हो जाएगा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16। केंद्र O वाले वृत्त पर बाएं बिंदु A से दो स्पर्शरेखाएं AB और AC खींची गई। सिद्ध कीजिए कि कोण BAC बराबर है दो कोण OBC। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए एक वृत्त है और यहाँ पे इसके ऊपर बाएं बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींची गई। तो यहाँ से दो स्पर्शरेखा खींच लेते हैं हम। तो ये दो स्पर्शरेखा हमने खींच ली है। देखिए बाएं बिंदु कौन सा था, बाएं बिंदु था ए, यहाँ ए लिख देते हैं। ए से दो स्पर्शरेखा, एक तो है AB और एक है AC, और इसका जो केंद्र है वो है O बिंदु। अब हमें क्या करना है, O को मिला देते हैं B से और O को मिला देते हैं C से। तो ये हमने मिला दिया है। इसके अलावा हमें एक तो कोण लेना है BAC, मतलब ये वाला कोण, और वो है बराबर 2 गुना कोण OBC। तो हमें B को C से भी मिलाना पड़ेगा। एक मिनट, सही नहीं बन रही है, इसको मैं ऐसे ही मिला देते हैं, ठीक है। अब हमें जो कोण लेना है वो लेना OBC मतलब ये वाला कोण लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले ये लिखना होता है दिया हुआ क्या है जो है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है। ये अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, इस बार आ सकता है ये, क्योंकि ये आपकी किताब का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओ केंद्र के वृत्त के बाह्य बिंदु, ओ केंद्र के वृत्त के बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AB व AC खींची गई है। फिर हम लिखेंगे सिद्ध करना है।
अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण BAC बराबर 2 गुणा कोण OBC, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम लेते हैं उपपत्ति। देखिए सबसे पहले जो हमें ये कोण लेना है उसको अपन x मान लेते हैं, ठीक है। तो माना कोण BOC नहीं OBC को मैं क्या मान लेता हूँ x, ये कोण जो है वो x है। अब एक त्रिभुज लेते हैं OBC, त्रिभुज OBC में, इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखोगे अगर तो OB और OC क्या है, बराबर है। ये बराबर क्यों है, ये क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर ये त्रिज्याएँ हैं तो इनकी दो भुजाएं बराबर हो गई त्रिभुज की, त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, इनके समूह कोण बराबर होता है। तो कोण OBC बराबर है कोण OCB के, ठीक है। और ये बराबर क्यों, इसका कारण लिखना आपको। किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये यहाँ पे लाइन काम आ रही है ना, तो इसका मतलब है, इसलिए कोण OBC बराबर कोण OCB, दोनों कितने हो जाएंगे x। अब हम त्रिभुज में तीनों कोणों का योग लेते हैं, तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है। अब तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो कोण BOC प्लस कोण OBC प्लस कोण OCB, इन सब का योग कितना होगा 180 होगा। यहाँ से मैं कोण निकाल देता हूँ BOC प्लस OBC का मान कितना x है, इसका मान भी x है, बराबर में 180 डिग्री। तो BOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 2x, प्लस का 2x है ना, जुड़ के उधर चला गया। तो BOC का मान कितना आ गया 180 माइनस 2x। अब हम जानते हैं कि जो त्रिभुज की वृत्त की जो त्रिज्या होती है इस पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ OB जो है AB पे लंब है और OC जो है AC पर लंब है। तो यहाँ हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे OB जो है वो लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर, व OC जो है वो लंब है AC के ऊपर। अब ये लंब है, इसका मतलब देखो यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का बनेंगे, एक तो ये कोण 90 डिग्री का बनेगा और एक ये कोण 90 डिग्री का बनेगा, OBA और OCB। इसलिए कोण OBA बराबर OCA, दोनों कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री। अब हम एक चतुर्भुज ले रहे हैं जिस चतुर्भुज का नाम है ABOC। चतुर्भुज के चारों कोणों का ये कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज ABOC में इसमें चारों कोणों का ये कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो कोण OBA प्लस कोण OCA प्लस कोण BOC प्लस कोण BAC, इन सभी का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। अब हमारे पास जो मान है उसको रख देते हैं। देखो OBA का मान है 90 डिग्री, OCA का मान भी 90 डिग्री, BOC का मान जो है वो है 180 डिग्री माइनस का 2x, और BAC तो हमें चाहिए प्लस कोण BAC बराबर में 360 डिग्री। तो 190 और 90 180 और 180 360 से 360 दोनों तरफ कट जाएगा।
तो 2x प्लस कोण बी ए सी बराबर में कितना हो गया 0। तो कोण बी ए सी बराबर में माइनस का 2x उधर चला गया और बी ए सी बराबर में हमने 2 का 2 x को क्या माना था OBC, और यही हमें सिद्ध करना था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न का आप अच्छे से ध्यान रखना। अगला प्रश्न लेते हैं इसी का। चित्र में दिए गए नीचे दिए गए चित्र में QS का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि OS का मान नहीं है, ये OQ का मान है। OQ का मान 13 है और PQ का मान 12 सेंटीमीटर। अब ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है तो आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। बाकी तो ये प्रश्न 1 नंबर में होना चाहिए था, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाएं बराबर होती है। तो PQ और QS तो बराबर ही है, तो PQ 12 है तो QS भी कितनी आएगी 12 आएगी। पर ये 3 नंबर के हिसाब से है तो हम उसी हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपन 2 त्रिभुजों को समरूप करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि वो लाइन यहाँ पे ले लेते हैं। ये लाइन इस प्रश्न में भी काम आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या है स्पर्शिका पे लंब होती है, और इस चित्र में जो है वो OP जो त्रिज्या है वो लंब है किसके ऊपर, PQ के ऊपर, और OS जो है वो लंब है QS के ऊपर। अब लंब है, इसका मतलब कोण कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। तो कोण OPQ बराबर 90 डिग्री, और कोण OSQ वो भी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। अब हम 2 त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम। तो एक त्रिभुज ले रहा हूँ मैं OPQ और दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ मैं OSQ में। अब इसमें क्या क्या बराबर है वो लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें बराबर है, दोनों त्रिज्या बराबर है। OP और OS क्या है बराबर है, क्योंकि ये क्या है त्रिज्या हैं। इसके अलावा OQ दोनों में कॉमन है, OQ बराबर OQ। ये जो है ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। एक जो है 90 डिग्री का कोण है OPQ बराबर में OSQ, ये दोनों है 90 डिग्री का। तो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाएंगे RHS नियम से। RHS समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OPQ जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज OSQ के, और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो इसलिए PQ बराबर है QS के बाई CP/CT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो अतः QS बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि QS जो है वो PQ के बराबर है। PQ 12 थी तो QS भी कितनी होगी 12 होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। जूतों की माप दी हुई और बारंबारता दी हुई। तो इस सारणी को मैंने यहाँ नीचे बना दिया है। सबसे पहले जूतों की जो माप है वो लिखी हुई है, फिर बारंबारता लिखी हुई है, और अगला जो कॉलम होगा वो होगा संचय बारंबारता का। अब संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं वो आप समझिएगा। बारंबारता की जो पहली संख्या है वो सेम लिखनी है, तो 1 का 1 लिखा जाएगा। आगे से आगे जोड़ना है आपको, अगले 1 में अगली बारंबारता जोड़ती है। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 15 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 30 जोड़ेंगे तो 57, और 57 में 60 जोड़ेंगे तो 7 और 0 7 और 6 और 5 11, 117, 117 में 95 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 11 और 9 20 और 1 21 हासिल का। 2 और 2 4, 21 में 8 जोड़ेंगे तो 29, और इसमें जोड़ेंगे 5 और 4 9, 29 में 7 जोड़ेंगे 29 और 1 30, 30 और 6 36, 369। और ये जो संख्या है वो सभी बारंबारताओं का योग है। n बराबर कितना होगा 369। अब हम इसमें लिखेंगे यहाँ n/2 बराबर 369, 369 बटे में 2, n/2 निकालना। तो सबसे पहले इसमें भाग जाएगा 1 बार, फिर जाएगा 8 बार, फिर जाएगा 4 बार और फिर 5 बार, 184.5। अब 184.5 आया है, उसके बराबर
या उससे अधिक सी एफ देखनी है। तो इसके बराबर तो कोई है नहीं, इससे जस्ट बड़ी सी एफ कौन सी है? 184.5 से जस्ट बड़ी है 212। तो 184.5 के बराबर या उससे ठीक बड़ी, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 212 है, जिसके संगत जूतों की माप, जिसके संगत जूतों की माप 8.0 है। अतः तो 212 है, उसके संगत जूतों की माप कितनी? 8.0 है। तो अतः माध्यक बराबर आ जाएगा 8.0। ये हमारे प्रश्न का क्या है? आंसर है। इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। माध्य ज्ञात करना है। इसमें देखिए निम्न बंटन का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो प्राप्तांक दिए हुए, छात्रों की संख्या दी हुई। तो सबसे पहले इसको हम नई टेबल बना देते हैं। मैंने बना दिया, प्राप्तांक लिख दिए, छात्रों की संख्या लिख दी। अब हम इसमें विधि लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं? एफ का एक्स से गुणा करते हैं। तो इनका आपस में गुणा कर देते हैं। 25 का 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 100। और 35 का गुणा करना 28 से। तो 35 का 28 से गुणा करके देख लेते हैं। 8 बजे 40, हासिल का 4, 8 3 24, 24 4 28 और 35 दूनी 70। तो 0 8 7 और 2 9। तो ये आ गया 980। अगला गुणा हमें करना 45 का 42 से। तो 45 का गुणा कर देते हैं 42 से। 2 का गुणा करेंगे तो 90, 4 पंजे 20, हासिल का 2, 4 16 और 2 18। तो 0 9 और 18, 1889, 90। अगला गुणा करना हमें 55 का 20 से गुणा करना। 55 और 55 होता है 110, पीछे 0 लगा देते हैं। 65 का करना 6 पंजे 30, हासिल का 3, 6 इंटू 6 36, 36 ने 3 39। ये 39 आ गया। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से। जो विधि लगा रहे हैं उसका नाम लिख देते हैं, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? माध्य। माध्य को लिखते हैं एक्स बार से। इसका फार्मूला प्रत्यक्ष विधि से होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बट्टे में सिग्मा एफ आई। अब इन सबको जोड़ देते हैं। सिग्मा एफ आई बारंबारता को जोड़ना है और दूसरा सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको सबको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ देते हैं। तो 28 और 4 कितने हो गए? 32। 32 में 42 जोड़ना और 20 और 6 कितने हो गए? 26। 2 और 4 6, 4 10, हासिल का 1। तो 3 1 4 4 4 8, 8 2 10, 100 आ गया। इन सबको भी जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखो 0 0 सब में 0 हो जाएगा लास्ट में। और उसके बाद में 8 और 9 9 और 9 18, 18 और 8 26, हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 9 12, 12 और 8 20, 20 ने 21, 21 ने 3 24, हासिल का 2, 2 और 2 4। तो 4460 और भाग किसका देना है? 100 का। तो 1 0 से 1 0 कट गया, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो आंसर आएगा 44.6। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पार्ट सी। अब हम लेते हैं पार्ट डी को, जो 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 18 19 और 20 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका पहला प्रश्न निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण पहले लिख लेते हैं। 4x² प्लस 4bx और माइनस a² माइनस b² बराबर में 0। इसको हम द्विघात समीकरण से हल करेंगे, द्विघात समीकरण सूत्र से। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ ABC का मान लिख लेते हैं। a होता है x² का गुणांक जो कि है 4, और b होता है x का गुणांक जो कि है 4b, और c होता है अचर पद माइनस a² माइनस b²। अब हम लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। इसका सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब सारे मान इसमें रख देते हैं। x बराबर माइनस का माइनस, b का मान है 4b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर, तो 4b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 4 गुणा c का मान है माइनस a² माइनस b²।
और बट्टे में है हमारे पास में 2a। x बराबर माइनस का 4b प्लस माइनस रूट 4b का स्क्वायर करेंगे तो 16b स्क्वायर, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस 4 इंटू 4 16, 16 का अंदर गुणा कर देते हैं 16a स्क्वायर माइनस का 16b स्क्वायर। और बट्टे में हमारे पास में 2a का मान रख देते हैं, तो a का मान हमारे पास में था कितना, 2 था, सॉरी 2 नहीं 4 था, तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8। अब इसको आगे और हल करते हैं, माइनस का 4b प्लस माइनस रूट 16b स्क्वायर और माइनस का 16b स्क्वायर कट गया तो 16a स्क्वायर रहा, और इसके नीचे है 8। x बराबर माइनस का 4b प्लस माइनस 16 का रूट निकलेगा 4, 20 a स्क्वायर का निकलेगा a, बट्टे में है 8। x बराबर ऊपर नीचे 4 कॉमन आ रहा है और पीछे बचा माइनस का b प्लस माइनस a, और बट्टे में आ गया 8, और 4 और 8 कट रहे तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस a बट्टे में 2, अतः x बराबर माइनस का b प्लस का a बट्टे में 2, एक बार प्लस का निशान ले लिया और एक बार माइनस का निशान ले लिया, तो माइनस का b माइनस का a बट्टे में 2, ये दोनों ही जो इसके आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। 6,500 रुपये कुछ व्यक्तियों के मध्य समान रूप से विभाजित किए गए। पहले कुल रुपये 6,500 थे, उसमें कुछ व्यक्तियों के मध्य इसको बांटा गया है। यदि 15 व्यक्ति और होते तो प्रत्येक हिस्से में 30 रुपये कमाते। तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो पहले मान लेते हैं, माना ये अच्छा प्रश्न है, माना प्रारंभ व्यक्ति कितने व्यक्ति है x, और कुल रुपये कितने बांटने हैं, तो वो है 6500 रुपये, 6,500 रुपये बांटने हैं। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने मिलेंगे वो निकाल देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मिले रुपये, प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा ये निकाल देते हैं। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति को निकालना है तो कुल रुपये ऊपर आएंगे और नीचे आ जाएगा जो व्यक्तियों की संख्या x, तो इतने रुपये प्रत्येक व्यक्ति को मिले। अब नई कंडीशन में क्या हुआ, अब व्यक्तियों की संख्या, अब व्यक्ति कितने हैं, वो है x प्लस 15 व्यक्ति, पहले 15 व्यक्ति और आ गए है ना, और कुल रुपये अभी भी वही है, कुल रुपये कितने हैं 6,500 रुपये। तो अभी इस कंडीशन में प्रत्येक व्यक्ति को कितने मिलेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा, प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा, तो जितने रुपए हैं कुल वो तो ऊपर आएंगे 6,500, नीचे आ जाएंगे व्यक्तियों की संख्या x प्लस 15। अब देखिए व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई तो रुपये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब इसने बोला कितने कम होंगे, वो है 30 रुपये। तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा पहले था 6500 बटा x, अब है 6500 बटा x माइनस x प्लस 15। तो पहले का दूसरे से जो अंतर है ना वो 30 रुपये है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहले जो प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहे थे वो ज़्यादा मिल रहे थे 6500 बटा x, उसमें से माइनस कर देंगे 6500 बटे में x प्लस 15, इसका अंतर कितना है 30 है। अब 6,500 दोनों में कॉमन है, उसको बाहर ले लेते हैं, बट और पीछे बचा 1 बटा x प्लस 1 बटा x प्लस 15 और बराबर में 30। अब हम लसब लेंगे, यहाँ बीच माइनस है, 6,500 लसब लेंगे तो x भी आएगा और x प्लस 15 भी आएगा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 15 और ऊपर आ जाएगा माइनस का x बराबर में 30। तो प्लस का x और माइनस का x तो कट गया, 6,500 गुणा में 15 और बराबर में 30, और x प्लस 15 को उधर भेज देते हैं वज्र गुणा में। अब हम काट देते हैं, देखो इधर से यहाँ पे 15 नहीं बचा है, हाँ सॉरी 15 ही बचा है, x से x तो कट गया था ना, तो सिर्फ कितना बचा है 15 बचा है। अब हम काटा पीटी करते, देखो 15 का इसमें एक बार और इसमें गया 2 बार, 2 का इसमें एक बार और 2 का इसमें देंगे तो 3,250। तो यहाँ पे बचा 3,250 बराबर में x का x से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस का 15x। अब इसको उधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 15x उधर ही है और 3,250 उधर आके हो गया माइनस का 3,250 बराबर में 0। अब हमें इसको ज्ञात करना है द्विघात सूत्र से।
तो यहाँ ए बराबर है 1, बी बराबर है 15 और सी बराबर है -3250 द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से तो द्विघात सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। अब इसमें सारे मान रख देते हैं। x बराबर -b का मान 15 प्लस माइनस रूट 15 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान 1 गुणा में c का मान -3250 और बट्टे में 2a 2 गुणा 1। x बराबर -15 प्लस माइनस रूट 15 का स्क्वायर 225 माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 4 का गुणा कर देते हैं 0 4 5 20 हासिल का 2 4 दूनी 8 2 10 और 4 3 12 1 13 और बट्टे में 2। x बराबर -15 प्लस माइनस रूट इसको जोड़ देते 13,225 अब बट्टे में 2। अब 13,225 का वर्गमूल याद रखना आपको होता है, वैसे निकाल भी सकते हो आप। इसका वर्गमूल होता है 115 बट्टे में 2। एक बार प्लस का निशान लेना और एक बार माइनस का। माइनस वाला तो संभव नहीं है क्योंकि व्यक्ति की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, तो यहाँ पर तो इसको ऐसे ही छोड़ के लिख लो असंभव, क्योंकि संभव नहीं है। और यहाँ पे प्लस का निशान लेंगे तो -15 है ही है, प्लस का 115 लेंगे और बट्टे में कितना 2। 115 में से 15 गए 100, 100 में 2 का पा कितना आ गया 50। तो अतः प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी है 50 है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। अतः प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है वो 50 है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। त्रिकोणमिति का निम्नलिखित शर्त में का सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड निकाल देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बट्टे में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये सीधे सीधे आपको सर्च में का वगैरह याद होनी चाहिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। अब इनको साइन कॉस में बदल देते हैं। कॉसेक स्क्वायर होता है वो 1/sin स्क्वायर ए होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है, और सेक होता है 1/cos स्क्वायर, कॉस का व्युत्क्रम होता है। अब कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर अपॉन ए साइन, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर ए। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी। अब हम राइट हैंड को भी सॉल्व कर देते हैं, दोनों बराबर आनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस कॉट ए बटे में 1 माइनस टेन ए और इसका स्क्वायर। अब हम इसको साइन कॉस में बदल के भी कर सकते हैं और किसी एक को बदल देते हैं, या तो टेन को या कॉट को। अब हमें कॉट लाना है तो हम टेन को बदल देते हैं। तो ऊपर 1 माइनस कॉट ए, तो ऐसा कैसा लिख लेते हैं, नीचे 1 माइनस टेन ए को लिखेंगे 1/cot ए, और इस पूरे का क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है। तो 1 माइनस cot ए ऐसा कैसा है, नीचे हम ले लेते हैं लसब, लसब आएगा cot ए, और cot ए का जो है cot ए का जो है 1 से गुणा करेंगे तो cot ए माइनस 1, इस पूरे का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि कट जाएगा, cot ए ऊपर आ जाएगा, या फिर एक बार इसको मैं लिख लेता हूँ 1/cot ए, और ये ऊपर आ जाएगा cot ए, और नीचे है cot ए माइनस का 1, ये पूरा ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं माइनस कॉमन लेके इसको काट देते हैं। तो 1 माइनस cot ए को मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूँ 1 माइनस cot ए, और गुणा में है cot ए, नीचे से मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो पीछे बचा 1 माइनस cot ए, इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 माइनस cot ए से 1 माइनस cot ए कट गया, तो माइनस का cot ए बचा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो प्लस की संख्या आती है। तो यहाँ देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, तो ये सिद्ध हो गया।
इसी का अगला प्रश्न लेते हैं। 3 cot A बराबर 4 है, तो आपको इसके मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं जो दिया हुआ उससे अपन बाकी वाले मान निकाल देते हैं। 3 cot A बराबर कितना है 4, तो cot A बराबर आ जाएगा 4/3, और cot का जो व्युत्क्रम होता है वो tan होता है, तो tan A हमें मिल गया। 4/3 का उल्टा हो जाएगा 3/4। अब हम जो हमें मान निकालना वो ले लेते हैं। तो 1 - tan² A बट्टे में 1 + tan² A, तो tan का मान हमारे पास में आ गया, यहाँ रख देते हैं। 1 - 3/4 का स्क्वायर और 1 + 3/4 का स्क्वायर। 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब हम लसब लेंगे, ऊपर लसब लेंगे तो 16 - 9 बट्टे में 16, नीचे लसब लेंगे तो 16 + 9 बट्टे में 16। 16 से 16 तो कट जाएंगे नीचे वाले, और ऊपर 16 में से 9 गए 7, और नीचे 16 में 9 जोड़ा तो 25, तो आंसर आ गया 7/25। इस प्रकार से ये त्रिकोणमिति के प्रश्न पूरे होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम लेते हैं, और इसी का दूसरा प्रश्न जो है वो है बहुलक वाला। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसको हम पहले सवाल को सारणी में लेते हैं। लुप्त बारंबारता f ज्ञात करनी है, और माध्य जेब खर्च दिया हुआ है 18। तो इसकी सारणी मैंने नीचे बना दी है। सबसे पहले जेब, दैनिक जेब भत्ता, फिर बच्चों की संख्या, और इसको हम करेंगे कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे, और वर्ग चिन्ह बनेगा, फिर DI और फिर FI/DI। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? वर्ग अंतराल को ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग देना। 11 और 13 कितना हो जाएंगे? 24। 24 का 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12। अब अगले देखो, 2 का डिफरेंस है, 2 जोड़ते रहो। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। अब आगे हमें क्या करना है? ए मानना है। तो माना ए, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए बराबर बीच में से मान लेते हैं 18। ठीक है। अब जितने भी ये XI के मान है उसमें से सब में से 18 माइनस करना। तो 18 में 18 गए 0, 20 में से 18 गए 2, 2 के बाद में 2 का डिफरेंस जोड़ते हैं। 2 2 4, 4 में 2 जोड़ा 6, ऊपर माइनस में आ जाएंगे। 16 में से 18 गए माइनस का 2, फिर माइनस का 4 और फिर माइनस का 6। अब अगले कॉलम में अपन को FI का DI से गुणा करना है। तो FI वाला कॉलम जो है ये है, और DI वाला अभी हमने कॉलम निकाला है। इन दोनों का आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो इनका गुणा करते हैं। देखिए 7 का -6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 42, 6 का 4 से करेंगे तो माइनस का 24, 9 का -2 से करेंगे माइनस का 18, फिर 0, 2 का F से करेंगे तो 2F, फिर 5 का 4 से करेंगे तो 20, और 4 का 6 से करेंगे तो 24। अब सबसे पहले अपन को इन सब का योग निकालना है, सिग्मा FI बारंबारता का योग, और दूसरा हमें निकालना है सिग्मा FI/DI बारंबारता का योग कर देते हैं। देखो सबसे पहले F को तो अलग ही लिख दो, और बाकी बात जोड़ देते हैं। देखो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9, 26 में 9 जोड़ेंगे तो 26 में 9 जोड़ा तो कितने हो गए? 35। 26 में 9 जोड़ेंगे तो 35 हो गया, और 35 और फिर 35 में और 9 जोड़ना है, तो 35 में 9 जोड़े कितना आएगा? 44। F + 44 आ गया। अब इन सबको जोड़ देते। देखो 24 प्लस का 24 माइनस का तो कट गया, एक 2F तो आएगा ही आएगा। बाकी वाले संख्या हल कर देते हैं। माइनस का 24 प्लस का 24 तो कट गया, और 20 और इसको 16 ही कर देते हैं। देखो 24 तो मैंने काट दिया, 20 और -20 में से 18 गए 2, 2 ये हो गए, और 2 उसमें से काट देते हैं। माइनस का 42 और माइनस का 22, 2 और हटा देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 2 और 2 4, और 4 और 2 6, माइनस का 64 आएगा, माइनस का 64। तो ये सब हमने कैलकुलेशन कर दी। अब हमें ज्ञात करना है, इसमें माध्य का सूत्र लगाना है। तो माध्य x बार बराबर, इसका सूत्र होता है A + सिग्मा FI/DI बटे में सिग्मा FI। अब सारे मान इसमें रख देते हैं, और माध्य में दिया हुआ 18, A का मान है हमारे पास में 18 प्लस सिग्मा FI/DI, इसका मान है 2F माइनस का 64
बटे में सिग्मा एफ आई, और इसका मान है एफ प्लस 44। 18 18 तो कट गया, तो 0 बराबर 2f माइनस 64 बटे में एफ प्लस 44। अब एफ प्लस 44 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। 0 बराबर 2f माइनस 64, माइनस का 64 उधर भेज देते हैं, तो 2f बराबर कितना आएगा 64, 2 चला जाएगा भाग में, f बराबर कितना आ गया 32। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। अच्छा प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखना आप। इसी का अगला प्रश्न लेते हैं। बहुलक याद करना है, पर हमें दिया हुआ है से कम सारणी दी हुई है, और से कम वाले में कभी भी हो तो ये हमेशा क्या होती है, सी एफ होती है। तो सबसे पहले अपन इसमें नई सारणी बनाते हैं, पास में एक और कॉलम बनाते हैं। वर्ग अंतराल लेते हैं। देखो सबसे पहले है 10 से कम, तो 10 से कम में शुरू कहाँ से वो हमें पता नहीं है, और ये किसी विशेष सत्र में दिए गए हैं आंकड़े। तो 10 से कम है तो वो सबसे पहले इसमें लिखेंगे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या मतलब ये अपन f निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसका मैं वर्ग अंतराल बना रहा हूँ यहाँ पे अलग से कॉलम, वर्ग अंतराल, या फिर अंक लिख लेते हैं वापस, अंक। तो ये दो कॉलम अपन क्या कर रहे हैं, नए बना रहे हैं। तो 10 से कम है तो इसको 10 से कम ही लिखेंगे, क्योंकि कहाँ से शुरू हुआ हमें पता नहीं है। उसके बाद में 0 से 10 कर लेते हैं, या फिर क्योंकि 0 से 10 भी लिख सकते हैं। अगला बनेगा 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, क्योंकि 10 10 का डिफरेंस चल रहा है। फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80। ये हमने इसको वर्ग अंतराल में बदल दिया। अब f कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सी एफ जो है पहली तो सेम लिखनी है, 7 का 7, फिर 7 के बाद में क्या है 21, 21 से जस्ट पहले वाली सी एफ घटानी, 21 में से 7 गए 14, फिर 34 है, 34 में से 21 घटाना, तो 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 2 गया 1। अब 46 में 34 घटाना, तो 6 में से 4 गए 2, और 4 में से 3 गया 1। 66 में से 46 घटाना है, कितना आएगा 20, और 77 में से 66 घटाना है 11, 92 में से 77 घटाना है तो आएगा 15, और 100 में से 92 घटाना कितना आएगा 8। तो इस प्रकार से ये हमने बारंबारता भी निकाल दी है। अब बहुलक ज्ञात करना है, उसके लिए क्या करते हैं अपन, सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं। तो इस सारणी में सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं। सबसे अधिक बारंबारता जो है अभी जो हमने निकाली है, तो सबसे अधिक बारंबारता है एफ 20 है, तो ये F1 का मान है, इससे जस्ट पहले वाली F0 का मान है, और इसके जस्ट बाद वाली F2 का मान है, और F1 के संगत जो वर्ग अंतराल है 40 से 50, तो ये किसका मान है, L का मान है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता 20 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल 40 से 50 है। अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग जो है वो 40 से 50 है, इसलिए L का मान कितना आ गया 40, F1 का मान है 20, F0 का मान है 12, F2 का मान है 11, और H जो होता है वर्ग अंतराल 10। अब हम लगाएंगे बहुलक का सूत्र। बहुलक का जो सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए अच्छे से। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणा किससे करेंगे, H से। अब सारे मान इसमें रखने हैं आपको। L का मान है हमारे पास में 40, प्लस ब्रैकेट F1 का मान 20 माइनस F2 12, 2F1 का मतलब 2 का F1 से गुणा होगा 20, माइनस F0 का मान है 12, माइनस F2 का मान है 11, और गुणा किससे 10 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 20 में से 12 गए 8, 20 का 2 से गुणा करेंगे 40, माइनस 12 और 11 जुड़ेंगे तो 23, और गुणा किससे करेंगे 10 से। 40 प्लस 8, और 40 में से 23 गए 17, और गुणा में 10। अब ये कोई संख्या कट नहीं रही है तो अपन गुणा करके भाग लगा देते हैं।
तो 40 प्लस 8 का 10 से गुणा करेंगे 80, 80 में किसका भाग देना है 17 का, तो 80 में 17 का भाग लगा देते हैं। 17 तिया 51, 17 चौक 64, 4 बार जाएगा। पीछे बचा 6 और 16, पॉइंट लगाया 0 आया। और 17 8 17 नमा 153 होता है। 9 7 63 और 9 6 15, 153 होता है। पीछे बचा 7, अब पॉइंट लगा हुआ है तो और 0 लगा सकते हैं। 17 पंजे 17 चौक 64, तो 4.94, तो 40 में अपन जोड़ देंगे 4.94, तो फाइनल आंसर आएगा 44.94। तो इस प्रकार से ये मॉडल पेपर नंबर 2 पूरा होता है, जिसको मैंने आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बेसिक से समझा दिया है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.